आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। किसी भी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, तो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि उसकी सुरक्षा कैसी होती है, सुरक्षा के तामझाम क्या होते हैं। आमतौर पर उसके करीब पहुंचना, आसपास मंडराना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि तमाम सिक्योरिटी की कई लेयर, मतलब कुल मिला के एक पुख्ता इंतज़ाम होता है कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन एक देश का राष्ट्र अध्यक्ष, एक देश का प्राइम मिनिस्टर, एक देश का प्रधानमंत्री गायब हो जाता है और करीब 53 ईयर्स हो चुके हैं अभी, 53 साल। उस प्राइम मिनिस्टर का कोई सुराग नहीं मिला, उसकी लाश कभी नहीं मिली। ये मान लिया गया कि मौत हो गई है, लेकिन लाश कभी बरामद नहीं हुई। और उस प्राइम मिनिस्टर की गुमशुदगी को लेकर, उनकी मौत को लेकर बहुत सारी ऐसी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बहुत सारी साजिश की बातें वक्त वक्त पर आती रही। लेकिन सच्चाई क्या है, जो अथॉरिटी ने कहा, जो जांच एजेंसी ने कहा, या जो बाकी अलग अलग लोग कह रहे हैं, ये मालूम नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का प्राइम मिनिस्टर करीब 53 साल पहले गायब हुआ और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहानी ऑस्ट्रेलिया की है, कहानी ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्राइम मिनिस्टर की है, 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खूबसूरत जगह, पीसफुल जगह, तो अगर ऑस्ट्रेलिया से ऐसी खबरें आएँ तो थोड़ी सी अजीब लगती है। लेकिन 1967 में ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर गायब हो गए। और इत्तेफाक की बात है कि उससे पहले ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे। 2 और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के जिनकी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए मौत हो गई थी। तो ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे, सर्विंग थे, उसके बावजूद वो गायब हो गए। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला, कोई पता नहीं चला। और यूं ही मान लिया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बल्कि मान नहीं लिया गया, कुछ वक्त के बाद बाकायदा उनकी कंडोलेंस मीटिंग भी हुई, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्ष पहुँचे, भारत के भी विदेश मंत्री उस वक्त गए थे, फिर ब्रिटेन और बाकी तमाम देशों के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे अलग अलग, वो भी उस शोक सभा में पहुँचे। लेकिन ये इकलौती ऐसी शोक सभा थी किसी राष्ट्र अध्यक्ष की जिसमें लाश नहीं मिली थी। बिना लाश के, बिना बॉडी के सारी कार्रवाई पूरी हुई, सारी चीज़ें पूरी हुई। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की है और हैरोल्ड एडवर्ड होल्ट, ये ऑस्ट्रेलिया के 17th प्राइम मिनिस्टर थे। और उस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर थे जो सर्विस से हटे थे, उसकी जगह पर इनको बनाया गया था। और फिर बाद में चुनाव हुआ और उस चुनाव में भी वो भारी बहुमत से जीते और ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री आधिकारिक रूप से बने। बचपन में ही पिता की मौत हो चुकी थी। तैराकी और फिशिंग का काफ़ी शौक था और अच्छे खासे पॉपुलर थे ऑस्ट्रेलिया में। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका न्यू साउथ वेल्स में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे, चूँकि ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट के लिए बड़ा जाना जाता है, और मैं खुद अगर वर्ल्ड में कहीं क्रिकेट हो तो एक लॉर्ड्स को अगर छोड़ दूँ तो ऑस्ट्रेलिया के जो सारे स्टेडियम और सारी जो पब्लिक होती है, जो ऑडियंस मैच देखने आती है, वो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी ग्राउंड पे देखने का मज़ा ही अलग है। चाहे वो सिडनी हो, मेलबर्न हो, न्यू साउथ वेल्स का हो, पर्थ हो, एडिलेड हो। और मुझे सिडनी में एक मैच देखने का मौका मिला। ग्रीन कलर बेहद खूबसूरत, और वहाँ जाकर आप स्टेडियम में जब मैच देखते हैं तो उसका रोमांच और मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जब ग्राउंड से ऑस्ट्रेलिया के शहर के नाम आते हैं तो क्रिकेट अपने आप जहन में आ जाता है। तो न्यू साउथ वेल्स, इनकी जो डोमेस्टिक टीम ऑस्ट्रेलिया की बहुत मजबूत है और न्यू साउथ वेल्स की टीम भी बहुत अच्छी है। तो न्यू साउथ वेल्स में ये इनका जन्म हुआ था। बात दिसंबर 1967 की है। क्रिसमस का जश्न बस शुरू होने जा रहा था, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, आखिरी कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसके बाद ये बात है 15 दिसंबर की। 16 दिसंबर को वो पार्लियामेंट अटेंड करते हैं, कुछ ज़रूरी कार्रवाई पूरी करते हैं, फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं। पड़ोस के साथ उस रात एक इनकी
डिनर एंड ड्रिंक पार्टी होती है। वाइफ की इनको पहुंचना था, सब कुछ कूल था। इसके बाद आती है तारीख 17 दिसंबर 1967, संडे का दिन था। दोपहर को एक नेबर के यहाँ लंच था। उससे पहले खुद प्राइम मिनिस्टर मॉर्निंग में जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदते हैं, फिर एक न्यूज़पेपर लेते हैं और उसके बाद घर आते हैं। घर आने के बाद अपने स्टाफ के साथ, चूँकि फिर इन्हें जाना था एक लंच पे, तो गाड़ी से वो निकलते हैं और निकलने के बाद कहते हैं कि जो चूँकि इस इलाके में जन्म हुआ था, यहाँ पे वो रहे थे, पले बढ़े थे, आसपास के इलाके से वाकिफ़ थे, तो बराबर में समंदर था, वहाँ वो पहले भी बहुत बार स्विमिंग कर चुके थे। स्टाफ के साथ जब वो गाड़ी से गुज़र रहे होते हैं तो अचानक गाड़ी रुकवाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना थोड़ा स्विम कर लिया जाए, और स्विमिंग करने के बाद चलते हैं, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा। ये कहने के बाद हॉल्ट उतरते हैं और सीधे स्विमिंग के लिए समंदर में कूद पड़ते हैं। दोपहर लगभग 12:15 से 12:30 का वक्त था। उस दिन समंदर में शोर ज़्यादा था, लहरें तेज़ थी, लेकिन ऐसी लहरों में पहले भी कई बार वो स्विमिंग कर चुके थे। तैराकी शुरू होती है, उनके स्टाफ बाकी सब किनारे पे देख रहे होते हैं। और 67 तक में एक चीज़ और थी कि प्राइम मिनिस्टर या इस तरह के जो बहुत सेलिब्रिटी होते थे, तो उनकी ख़ासतौर पे सुरक्षा और बाकी चीज़ों को लेके, क्योंकि टेररिज्म और ऐसी थ्रेट नहीं थी। अगर थोड़ा आप तस्वीर ध्यान दें तो ये सब 90s के दौर में ज़्यादा चीज़ें शुरू हुई। 67 में किसी दुनिया में टेरर को लेके या उस तरह के कोई थ्रेट्स नहीं थे, ना ऐसे बड़े और खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। तो ये भी शायद एक वजह थी। तो उनके अपने जो 1-2 सुरक्षा के स्टाफ साथ में थे और बाकी लोग वो उनके पास मौजूद थे। और जिस जगह पे ये स्विमिंग कर रहे थे वो शेवियट बीच के नाम से मशहूर था, ये विक्टोरिया में था। तो विक्टोरिया के शेवियट बीच पे वो स्विमिंग करते हैं, स्टाफ किनारे खड़े होकर देख रहे होते हैं। थोड़ी देर तक वो दिखाई देते हैं, उसके बाद अचानक पानी की लहरों में वो गुम हो जाते हैं। न किसी ने उनको हाथ उठाकर हेल्प मांगते देखा, ना चीख, ना शोर, ना पुकार, ना मदद के लिए कोई गुहार। अचानक होल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्विम करते करते पानी की लहरों में गुम हो गए। कुछ मिनट तक तो लोगों ने सोचा कि वो भी स्विम के अच्छे तैराक थे, अभी पानी के ऊपर आएंगे, लेकिन एक डर भी था, लहरें तेज़ हैं, पता नहीं क्या हो। लेकिन जब कुछ मिनट बीता और होल्ड का कोई अता पता नहीं चला, वो पानी के ऊपर नहीं आए, तो अचानक एक पैनिक सा हुआ। स्टाफ चीखे चिल्लाए भागे। पास में ही एक ऑस्ट्रेलियन आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर था। अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है, तो फ़ौरन ऑस्ट्रेलियन आर्मी सेंटर को इन्फॉर्म किया गया। लेकिन क्रिसमस, चूँकि ये 17 दिसंबर की बात है और लगभग ऑस्ट्रेलिया में और बाकी जगहों पे आप देखें तो 15 दिन पहले से ही सारी तैयारियां, छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी का वो ट्रेनिंग सेंटर लगभग खाली था। जो सारे वहाँ महारथी थे, जो सारे ट्रेन थे, वो वहाँ से अपने अपने घरों के लिए क्रिसमस मनाने के लिए जा चुके थे। फिर भी जो लोग थे वो उनको बुलाया गया। इसके बाद विक्टोरिया पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। विक्टोरिया पुलिस भागी भागी आई, तैराकों को बुलाया गया, तैराक आए और उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उस दिन समंदर का मिजाज ठीक नहीं था, शायद गुस्से में था, लहरें तेज़ थी, उफान पर था। काफ़ी तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंधेरा हो गया, शाम का वक्त आ गया, तलाशी रोकनी पड़ी। अब ये हुआ कि अगले दिन सुबह आएगी। रात को इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई रेडियो ने पहली बार ये खबर ब्रेक की और हॉल्ट की वाइफ के ज़रिए कहा गया कि उनके हस्बैंड जो हैं वो स्विमिंग कर रहे थे और वो गायब हो गए। खबर ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी दुनिया में पहुंचती है। एक देश के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह गायब होना चौंकाता है। सभी तरफ से लोगों की हमदर्दियां आती हैं और इसके बाद अगले दिन से अब ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन शुरू होती है। जो अलग अलग फोर्सेस के महान बड़े बड़े तैराक थे, उनको, जो एक्सपर्ट्स थे, उनको सभी लोगों को इस विक्टोरिया के शेविट बीच पर भेजा जाता है और आसपास के पूरे इलाकों को खंगालने की कोशिश की जाती है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी नज़र रखी जाती है। चारों तरफ समंदर को पूरी तरह से गहराई तक में टटोला और खंगाला जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 18 दिसंबर भी यूं ही बीत जाता है। इसके बाद तीसरा दिन शुरू होता है 19 दिसंबर। फिर सुबह 5 बजे से तलाश शुरू होती है। जैसे ही रोशनी आती है, बड़े पैमाने पर सैकड़ों तैराक
समंदर की गहराइयों को नाप रहे होते हैं कि शायद वो कहीं मिल जाए। किनारे पर जाकर दूसरी जगह पत्थरों और उसमें दरारों में भी ढूंढा जाता कि कहीं वो फंस ना गया हो। लेकिन 3 दिन हो गया था, उम्मीदें अब यही थी कि अगर वो पानी से कुछ बाहर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की लाश बाहर आएगी। ज़िंदा बचने की उम्मीद कम है। तीसरे दिन की भी जद्दोजहद ख़त्म होती है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आती, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलते। 19 दिसंबर का भी यही हाल होता है, पूरे ढूंढा जाता है, कोई सुराग नहीं मिलता। 20 दिसंबर को भी तलाश जारी रहती है, कोई सुराग नहीं मिलता। 21 दिसंबर को फिर तलाश की जाती है, पूरे ज़ोर शोर से तलाश की जाती है, नहीं मिलता है। 21 दिसंबर की रात को तलाशी ख़त्म होती है। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलियाई जो उस वक्त केयरटेकर सरकार थी, चूँकि 5 दिन से प्राइम मिनिस्टर गायब थे, बिना मुखिया के सरकार चल नहीं सकती, तो जो भी इंतज़ाम किए गए थे केयरटेकर सरकार ने आखिरकार 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1967 यानी कि हॉल्ट के गायब होने के 5वें दिन ऑफिशियली ये ऐलान किया कि हॉल्ट नहीं मिले हैं, यानी उनकी मौत हो चुकी है। 5 दिन के बाद ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियाई सरकार उनकी मौत का ऐलान कर देती है, जबकि लाश नहीं मिली थी। इसके बाद कंडोलेंस मीटिंग रखी जाती है। इस कंडोलेंस मीटिंग के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो ब्रिटेन हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, और भी जो देश हैं सारे, वो सब पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया और उस कंडोलेंस मीटिंग में शामिल होते हैं। लेकिन बिना लाश के ये कंडोलेंस मीटिंग थी और इसके बाद तलाशी का काम भी रोक दिया जाता है, क्योंकि 5 दिन की जद्दोजहद के बाद भी कुछ मिला नहीं था। तो अब ये मान लिया गया था कि शायद वो नहीं है। कुछ लोगों ने कहा शायद डूब गए, लाश कहीं और बह गई हवा के बहाव में। कुछ का कहना था कि वहाँ पे शार्क मछलियाँ भी आगे हैं, तो हो सकता है लाश आगे गई हो, शार्क मछली ने लाश खा ली हो, तो इसलिए अब मिलने की गुंजाइश कम है। और इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस सर्च ऑपरेशन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, उसे रोक दिया और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर हॉल्ट के मौत का एक तरह से ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों ने इस बात पे यकीन नहीं किया कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई है, लेकिन सबूत मिल नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात, लाश सामने नहीं थी, तो फिर क्या है? इसके बाद एक से एक कहानियाँ और थ्योरी सामने आनी शुरू हुई, जो आने वाले कई सालों तक आती रही। इसमें पहली थ्योरी ये आई कि हॉल्ट ने खुदकुशी कर ली। इसके पीछे तर्क दिया गया कि चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर चुनाव भी जीता, लेकिन उनके कामकाज से विपक्ष अपोजिशन खुश नहीं थी और उनके कई कामकाज को लेकर सवालिया निशान भी उठ रहे थे, उंगलियां उठ रही थी और उन्हें लग रहा था कि शायद उनका पॉलिटिकल करियर बहुत आगे तक नहीं जाएगा। इस चीज़ को लेके वो मानसिक तनाव में थे, दबाव में थे और इस चीज़ का जिक्र उन्होंने कई अपने आस पड़ोस के लोगों से किया था और उन्हीं लोगों के बयान के आधार पर यह कहा गया कि हॉल्ट परेशान थे, मानसिक रूप से भी परेशान थे। तो बहुत मुमकिन है कि इस तनाव की वजह से ही उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि डूबने का सवाल इसलिए नहीं होता कि वो एक अच्छे तैराक थे। तो एक थ्योरी ये आई कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद खुदकुशी कर ली है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे कि प्रेसिडेंट जो है वो खुदकुशी कर सकते हैं, और उसकी वजह ये थी कि खुदकुशी करने के लिए वो कोई और तरीका अपना सकते थे। एक अच्छे तैराक थे, पानी के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती तो अपने आप को आखिरी में बचा सकते थे। तो खुदकुशी करने के लिए उस चीज़ का चुनना जिस चीज़ में वो सबसे मजबूत थे, यानी तैराकी, ये लोगों के गले नहीं उतर रही थी। तो फिर क्या? फिर एक नई थ्योरी आई। उस वक्त वियतनाम के साथ अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका के साथ था, वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन फिर बीच में एक वक्त ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वियतनाम के ऊपर अमेरिका जुल्म कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसी बदलने की सोची और उसने कहा कि वो जो वियतनाम में फ़ौज है, सेना है ऑस्ट्रेलिया की, उसे वापस बुला लेगी, यानी अमेरिका को वो छोड़ देगी। इस बात को लेके हॉल्ट की भी जो नज़रिया और सोच थी वो लगभग यही थी। तो कहते हैं कि अमेरिका ने ये सोचते हुए कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया अपनी आर्मी वहाँ से वियतनाम से हटा ले, और इसीलिए CIA के ज़रिए हॉल्ट का कत्ल करवा दिया और हॉल्ट को मार डाला। एक थ्योरी ये आई कि उस दिन जो समंदर में हुआ वो असल में कुछ भी नहीं था, बल्कि हॉल्ट का मर्डर हुआ है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने किया है। एक थ्योरी ये आई। दूसरी थ्योरी ये आई कि हॉल्ट का कत्ल तो हुआ लेकिन CIA ने नहीं किया, बल्कि ये नॉर्थ वियतनाम की आर्मी ने किया, इसलिए
कि अमेरिका के कहने पर वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने जो जुल्म ढाए उसमें ऑस्ट्रेलिया ने उनकी मदद की और इसीलिए नॉर्थ वियतनाम की आर्मी और लोग ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ थे, ऑस्ट्रेलियाई सरकार से नाराज़ थे और उसी का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया गया। तो एक थ्योरी CIA की आई, दूसरी खुद वियतनाम की थ्योरी आई, लेकिन इन दोनों थ्योरी के पीछे कोई कंक्रीट ऐसा एविडेंस और बाकी चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं थी। एक थ्योरी ये भी आई, एक उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी एक चर्चा थी और ये कहा गया कि उस गर्लफ्रेंड से अलगाव और अलग होने की वजह से भी वो दुखी थे, तनाव में थे और शायद ये मौत उसी लवर की वजह से थी। और फिर वही वाली बात आ गई कि उसी वजह से शायद वो समंदर में डूब गए, खुदकुशी कर ली। अब ये थ्योरियां तो चलती रही। सबसे सनसनीखेज थ्योरी उनकी मौत के करीब 15 साल के बाद आई। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था द प्राइम मिनिस्टर वॉज ए स्पाई, मतलब प्रधानमंत्री एक जासूस थे। इस किताब ने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हड़कंप मचाया। इस किताब के ज़रिए ये कहा गया कि अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर हॉल्ट दरअसल चीन के लिए जासूसी करते थे और थ्रू आउट उन्होंने अपने करियर में चीन के लिए जासूसी की। बाद में उन्हें उस मोड़ पर आकर जब वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हें लगा कि कभी ये लीक हो सकती है और फिर उनकी पूरी इमेज और सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलियाई जनता और पूरे देश की नज़र में बड़ी ख़राब होगी, तो इसके लिए इस राज को राज रखने के लिए एक साजिश रची गई। कहा यह गया कि उस दिन जो समंदर में तैरने की बात थी, स्विम करने की बात थी विक्टोरिया के उस बीच पर, इसकी साजिश वहीं से उसी के साथ जुड़ी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर उस बीच के ऊपर गए, चूँकि उस बीच के बारे में वो अच्छे से वाकिफ़ थे, उसके पूरे आसपास के समुद्री इलाके से वाकिफ़ थे और कहा यह गया कि उसी समंदर में एक चाइनीज़ सबमरीन इंतज़ार कर रही थी। स्विमिंग के अच्छे तैराक थे हॉल्ट, वो तैरते हुए पहले से सब कुछ तय था और वो उस जगह तक गए जहाँ पे सबमरीन थी। सबमरीन पानी के अंदर, ऊपर से कोई दिखाई नहीं दे सकता था और कहते हैं कि उसी चाइनीज़ सबमरीन में वो पहुँचे और चाइनीज़ सबमरीन उन्हें उनके अपने साथ ले गई और इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी बीजिंग में जाकर गुजारी। खबर ये भी है कि उसके बाद वो सालों बीजिंग में रहे। लेकिन इस थ्योरी में भी बहुत सारे लूपहोल्स थे कि समंदर के बहुत किनारे तक इस तरह से सबमरीन का आना और लोगों को न पता चलना, ये चीज़ें गले नहीं उतरती। दूसरा, थ्रू आउट उनकी लाइफ में जासूसी को लेकर कभी किसी ने शक नहीं जताया। तीसरा, उनकी जो वाइफ थी हॉल्ट की ज़ारा, उन्होंने एक बयान दिया जब ये खबर आई और उंगली उठी कि वो चाइनीज़ स्पाई थे, तो उन्होंने कहा जो शख्स चाइनीज़ फूड तक से नफ़रत करता था, जिसे चाइनीज़ फूड खाना ही पसंद नहीं था, वो शख्स चीन के लिए जासूसी कैसे कर सकता है। उनकी वाइफ के इस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लिया गया। फिर लोगों ने भी कहा कि हाँ, उन्होंने हमेशा चाइनीज़ फूड को ठुकराया और चीन को लेके उनकी राय कभी अच्छी नहीं रही, तो उसी चीन के लिए इस तरह की जासूसी करना ये गले नहीं उतरता। तो ये थ्योरी भी खारिज हो गई। थ्योरी आती गई, खारिज होती गई, लेकिन हकीकत ये है कि आज 2020 है, 67 के बाद करीब 53 साल, 53 ईयर्स हो गए। इन 53 ईयर्स में न तो हॉल्ट की लाश मिली, न उनकी मौत की सही वजह सामने आई। ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक ऑफिशियल रूप से बस इतना ही कहा गया कि उनकी मौत डूबने से हुई, शायद लाश शार्क खा गई या समंदर में बहकर बहुत दूर चली गई और इसीलिए लाश का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस डूबने के अलावा और कोई साजिश, कोई थ्योरी उनके समझ में नहीं आती। उनकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी, इसलिए इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में ये जो वहाँ की बड़ी एजेंसियाँ थी उन्होंने भी जांच की और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट, जो लास्ट रिपोर्ट थी उनकी, वो इनकी मौत के करीब 15-20 दिन के बाद ही 5 जनवरी 1968 को वहाँ की CID ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को। 17 दिसंबर को गायब हुए थे प्राइम मिनिस्टर और 5 जनवरी 1968 को 1968 में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी फाइनल, और उस रिपोर्ट में यही कहा कि एक हादसा था, प्राइम मिनिस्टर डूब गए, डूबने से मौत हो गई, लाश मिलने की उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। 53 साल बाद भी आज कहानी वहीं पे ठहरी हुई है, लेकिन सच में वाकई उनकी मौत डूबने से हुई, उनकी लाश शार्क खा गई, उनकी लाश समंदर में दूर निकल गई, ये नहीं मालूम
क्या उन्हें CIA ने मारा, क्या उन्हें वियतनामी ने मारा, क्या वो चाइनीज़ स्पाई थे, ये भी कोई पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता। तो कुल मिलाकर ये वो राज है, ये वो रहस्य है जो आज आफ्टर 53 ईयर्स 53 साल बाद भी वैसी एक राज बना हुआ है।